हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये पार्ट 11 में आज हम देखने वाले हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दैट इज़ पार्ट नंबर 10 में हमने देखा था कि व्हाट इज़ किर्चॉफ्स लॉ एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्टीफन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, तो देखो हमने देखा था कि वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेवलेंथ वर्सेस द रेडिएंट पावर। ये इसका ग्राफ हमने देखा था। एक्स एक्सिस पे लिया था वेवलेंथ को और वाई एक्सिस पे हमने लिया था रेडिएंट पावर को। ठीक है, यहाँ पे लिया था रेडिएंट पावर। ओके, तो अपना ग्राफ कैसा था फॉर लोएस्ट टेम्परेचर। ये पहली कर्व अपने को मिलती थी और दिस इज़ लैम्बडा मैक्स फॉर लोएस्ट टेम्परेचर। एंड देन इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन दिस लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो कैसी है, इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो रही है, ऐसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू जैसे जैसे अपना ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स द लेफ़्ट। ठीक है, दैट इज़ ये जो है पीक ऑफ द कर्व, जो मैक्सिमम वैल्यू है पीक ऑफ द कर्व, वी से दैट पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स, यानी यहाँ है फिर ऐसा होते हुए अब यहाँ पे आपको मिलती है, तो दैट इज़ वी से दैट द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज़ द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, दैट इज़ वी से दैट लैम्बडा मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे क्या मिलती है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा दैट इज़ वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू भी मिलती है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट कर्व है ये 3000 केल्विन के लिए है, वैसे सेकेंड कर्व 4000 के लिए है। ऐसे टेम्परेचर बढ़ने के बाद में ये लास्ट कर्व आपको आप बुक में देखिएगा, लास्ट कर्व जो है इट इज़ फॉर 5500 केल्विन टेम्परेचर के लिए है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है लैम्बडा मैक्स शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट अपने लेक्चर में। ठीक है, तो आज वही लैम्बडा मैक्स को देखेंगे। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी वैसे ही है कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इवन इट इज़ मैक्सिमम वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम है, तो इट इज़ दिस मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसी है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो यही है अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो वेवलेंथ रहती है किसकी, फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ मैक्सिमम, ऐसी वेवलेंथ की जिसके लिए वो मैक्सिमम रहती है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ मैक्सिमम, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब इन्वर्स ये साइन प्रोपोर्शनलिटी के साइन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एक कांस्टेंट। तो सपोज दैट कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय b इंटू 1/t, दैट इज़ b बाई टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वी से दैट b की वैल्यू क्या है आती है, b इज इक्वल टू टी इंटू लैम्बडा मैक्स। ठीक है, तो b क्या है, b इज़ अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज वेन्स कांस्टेंट। ये b को क्या बोलेंगे अब, दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट है, वेन्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़, उसकी वैल्यू क्या है 2.897 इंटू 10⁻³ और यूनिट मीटर केल्विन। मीटर केल्विन यूनिट कैसे आता है, देखो b की वैल्यू है t इंटू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी। लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा की यूनिट रहता है, लैम्बडा का यूनिट रहता है मीटर और टेम्परेचर का यूनिट रहता है केल्विन। सो b का यूनिट क्या है, वेन्स कांस्टेंट, दैट इज़ b इज़ नोन एज वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करती है, द वेवलेंथ एट विच द ब्लैक बॉडी डोमिनेंटली रेडिएट, ऐसी वेवलेंथ की ब्लैक बॉडी डोमिनेंटली रेडिएट होती है।
ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है ये जो वेवलेंथ है वो इंडिकेट करती है डोमिनेंट कलर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है। अब डोमिनेंट यह आपको मालूम है सीक्वेंस क्या है, तो VIBGYOR दैट इज़ विप गोयर। तो ये सीक्वेंस इंडिकेट करता है यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा रहती है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी रहती है, वॉयलेट की रहती है। R इंडिकेट्स रेड कलर, O इंडिकेट्स ऑरेंज कलर, Y येलो, G ग्रीन, B जो है वो ब्लू कलर इंडिकेट करता है इंडिगो और वॉयलेट, ऐसा रहता है। तो वॉयलेट कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ एंड रेड कलर की वेवलेंथ कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है। ये आपको सबको ही मालूम है। ठीक है। तो ये जो लॉ है किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज़फुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार, सन एंड मून। किसके लिए यूज़ होता है, तो टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए जो अपने स्टार्स है, मून है या सन है, उनका टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए ये लॉ यूज़फुल है। ठीक है, समझ में आया। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर क्या है। तो the wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the body। किसको inversely को भी important है वर्ड inversely, किसको inversely proportional है, absolute temperature of the black body। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और देयरफॉर वी राइट लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B/T एंड लैम्बडा मैक्स T is equal to B. B is known as Ven's constant and its value is 2.897। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है the value of B is 2.897 into 10 raised to the power -3 मीटर केल्विन। ठीक है। एंड दिस लॉ इज़ यूजफुल इन डिटरमाइन टेम्परेचर्स ऑफ द डिस्टेंट स्टार, सन, मून एट्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया। फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लिखना पड़ता है और बी की जो वैल्यू है आप कृपया इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये वैल्यू गिवन नहीं रहती है तो आपको ये लेनी पड़ती है वैल्यू 2.897 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर केल्विन। ओके, तो ये आपका मैं इसको सब इरेज कर लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए। आप अपने हैंड राइटिंग में ये स्टेटमेंट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को लिख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई देता है एक एग्जांपल, ये डिपेंड्स ये भी न्यूमेरिकल जो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर ही है। देखो पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स। क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करना है, लैम्बडा मैक्स को कैलकुलेट करना है फॉर सोलर रेडिएशन। ठीक है। एज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 5800 केल्विन। टेम्परेचर कितना है सन का वो दिया है, सरफेस टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर है ये सन का, इट इज़ 5800 केल्विन। ठीक है। एंड बी की वैल्यू अब यहाँ पे गिवन है 2.897 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर केल्विन। तो इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। तो आपको निकालना है लैम्बडा की वैल्यू और लैम्बडा की जो रेंजेस है, विजिबल रेंज है कि इंफ्रारेड रीजन है, तो आप इनविजिबल रीजन है, तो उसके हिसाब से जो लैम्बडा की वैल्यू आने वाली है उस हिसाब से हम देखेंगे क्या आती है वैल्यू और कहाँ पे ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई होता है वो आपको निकालना है। पहले तो निकालना पड़ेगा आपको लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर से यहाँ पे। तो क्या है फॉर्मूला, लैम्बडा मैक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इट इज़ इक्वल टू B/T। ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है, अब गिवन ही है 2.897 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 और T की वैल्यू क्या है, इट इज़ 5800 केल्विन, 5800 केल्विन। ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, अब इसको 58 कर दो यानी ये 10 रेज़ टू द पावर 2 इसको हो जाएगा। तो क्या आता है उसमें डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देती हूँ, 4.995 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर, ये इसका आंसर है।
यानी अगर इसको एंगस्ट्रॉन यूनिट में आपको मालूम है कि वेवलेंथ का 2 यूनिट है, एक है मीटर और 1 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज़ वन ऑफ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ. इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, ये 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर ऐसा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 4.995 इंटू 10⁻⁻7. तो 3 ये जो पॉइंट है 3 एडजस्ट कर लेते हैं, यानी इट बिकम्स, अगर मैंने ऐसा कर लिया 4995 तो ये हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर. अब 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट रहता है, तो वी डायरेक्टली राइट इट एज 4995 एंगस्ट्रॉन यूनिट. इसको ए डिग्री नहीं बोलते, इसको एंगस्ट्रॉन यूनिट ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो समझ में आया फिर क्या है तो कैसा निकालते हैं. तो ये है अपना इजी एग्जांपल था, इसके ऊपर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर ही था, इसलिए मैंने ये लिया है. इसके बाद अब देखते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. देखो क्या है तो वो लॉ देखेंगे. स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ऐसा है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट स्टीफेन बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो इन 1879 में जोसेफ स्टीफेन ने ये प्रपोज किया था लॉ. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रेट एट विच हीट इज़ रेडिएटेड. किसके बीच का रिलेशन है? जो रेट से हीट रेडिएट होती है, दैट इज़ इट इज़ नोन एज, रेट को ही क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज रेडिएंट पावर. ठीक है, रेट को क्या बोलेंगे? रेडिएंट पावर. इट इज़ डिनोटेड बाय आर. इसके बीच का रिलेशन है, देखो रेडिएंट पावर आर फ्रॉम, अब रेडिएंट पावर जो ये होती है, रेडिएट होती है फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर T. आर एंड टी के बीच का ये रिलेशन है. आर क्या है? रेडिएंट पावर है. रेडिएंट पावर फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड इट्स टेम्परेचर T. ठीक है, और उसके 5 ईयर के बाद में बोल्ट्जमैन डिराइव द रिलेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स. यानी पहले 1879 में स्टीफन ने ये रिलेशन तैयार किया था. इट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडिएंट पावर आर एंड टेम्परेचर T. एंड आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में बोल्ट्जमैन डिराइव द रिलेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स. सेम रिलेशन को डिराइव किया था बोल्ट्जमैन ने यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स. हेंस दिस लॉ इज़ नोन एज स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ क्यों कहा जाता है, समझ में आया क्या? कि 1879 में स्टीफेन ने ये रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन द रेट एट विच हीट इज़ हीट इज़ रेडिएटेड, यानी इट इज़ नोन एज रेडिएंट पावर आर फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर T. किसके बीच का रिलेशन है? रेडिएंट पावर आर एंड टेम्परेचर T. 5 ईयर्स के बाद में बोल्ट्जमैन ने भी यही रिलेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके, आपको देखना है अगला लेसन ही है अपना थर्मोडायनेमिक्स, उसको यूज़ करके निकाला था यही रिलेशन. सो दिस लॉ इज़ नोन एज स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ. दोनों साइंटिस्ट के नाम पर से ये लॉ को बोला जाता है स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है, तो अब ये लॉ क्या है ये देखेंगे. दैट इज़ दिस रेडिएंट पावर जो है, इट इज़ वो कैसी है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपको दिखाई दे रहा है मैथमेटिकल, आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो. जो रेडिएंट पावर आर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फोर्थ पावर रेस्ट टू द पावर T रेस्ट टू द पावर 4 आपको दिखाई दे रहा है. R इज़ नोन एज रेडिएंट पावर, और एंड दिस रेडिएंट पावर R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं. दैट कांस्टेंट इज़ नोन एज स्टीफन कांस्टेंट. तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा. ये जो आपको साइन दिखाई दे रही है ये क्या है? इट इज़ नोन एज सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज़ नोन एज स्टीफेंस कांस्टेंट. उसको क्या बोलेंगे? स्टीफेंस कांस्टेंट. ठीक है, तो समझ में आया क्या है तो लॉ.
तो देखो मैं पढ़ती हूँ, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो, द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और डायरेक्टली भी बोल सकते हो रेडिएंट पावर, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो जो रेडिएंट पावर है इट इज़ डायरेक्ट ऐसा भी आप बोल सकते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेडिएंट पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4. So R is equal to sigma T raised to the power 4. Sigma is known as Stephen's constant. सिग्मा को क्या बोलेंगे, स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67, उसकी वैल्यू कितनी रहती है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, क्या है इसका यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि T रेज़ टू द पावर 4 है तो यहाँ पे यूनिट भी क्या होगा, केल्विन रेज़ टू द पावर 4। ये सेकंड स्लाइड पे लिखा है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 जूल मीटर स्क्वायर मीटर, अब जूल मीटर रेज़ टू द पावर -2 ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू द पावर 4 ऐसा भी बोल सकते हो आप। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू द पावर 4, ये भी चलेगा, ठीक है। और सिग्मा के डायमेंशंस है, अब मैंने डायमेंशंस हर बार आपको निकाल के दिए हैं। सिग्मा के डायमेंशंस है L रेज़ टू द पावर 0, M रेज़ टू द पावर 1, T रेज़ टू द पावर -3, K रेज़ टू द पावर -4। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा। आप ये निकाल के देखिएगा सिग्मा के डायमेंशंस क्या है, तो क्योंकि आपके पास में सिग्मा का इक्वेशन ही है, सिग्मा का इक्वेशन आपको मिलता है R अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन T रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। और R क्या है, R इज़ नोन एज रेडिएंट पावर, हमने देखा है R के भी डायमेंशंस निकाले हैं, R इज़ नोन एज रेडिएंट पावर हमने निकाला है। क्या है R के डायमेंशंस, दे आर L रेज़ टू द पावर 0, M1 T रेज़ टू द पावर -3, आपने निकाला है, ये डायमेंशंस मैंने निकाल के दिए थे ये डायमेंशंस, ठीक है। तो एमिशन एंड हीट रेडिएशन में ये डायमेंशंस निकाले हैं रेडिएंट पावर के, आप देखिएगा। और T रेज़ टू द पावर क्या है 4 है, तो अगेन T रेज़ टू द पावर 4, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसा मिलेगा, L रेज़ टू द पावर 0, M रेज़ टू द पावर 1 और T रेज़ टू द पावर, देखो क्या है, अब यहाँ पे टेम्परेचर है नीचे और ऊपर का तो टाइम है, ऊपर का टाइम है नीचे का टेम्परेचर है, तो T नहीं आता, सॉरी यहाँ पे K चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, T रेज़ टू द पावर -3 और K रेज़ टू द पावर, नीचे का टेम्परेचर है तो K चाहिए, K रेज़ टू द पावर 4 तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा। देखो ये आप लिख लो, इम्पोर्टेंट है कैसे आए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पर मैंने भी आपको आज ये निकाल के दिए हैं, तो ये याद रखना कि टेम्परेचर के लिए K लेना है, ओके। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, L रेज़ टू द पावर 0, M रेज़ टू द पावर 1, T रेज़ टू द पावर -3, K रेज़ टू द पावर -4, ठीक है। तो जो पावर रेडिएटेड हो रही है वो डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा है अपना लॉ, दैट इज़ R पावर रेडिएटेड इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर एंड मटेरियल पे नहीं, नेचर ऑफ सरफेस पे नहीं या कलर पे भी नहीं डिपेंड है, ठीक है। ओनली इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यहाँ पे यही लिखा है, दस पावर रेडिएटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर एंड नॉट ऑन कलर, मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस एट्सेट्रा।
ठीक है, फिर समझ में आया स्टीफन्स लॉ क्या है। तो याद रखना है आपको, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8। और ये अगर आप इजी अगर नहीं लगता है तो आप ऐसा भी लर्न कर सकते हैं, व्हाट इज़ यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड K⁻⁴, केल्विन ⁻⁴। आप पर लगा के आप ये भी लिख सकते हो। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वैट, इसलिए नीचे ही लिखा है वैट पर, ये ऐसा भी चलता है, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ⁻⁴। मुझे ये ज़्यादा इजी जाता है बोलने को भी, तो मैं यही ऐसा ही याद रखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने डायमेंशंस निकाल के दिखाए हैं, कैसे निकलते हैं डायमेंशंस, आप ये इसको भी उतार लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को, यहाँ पे अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड होता है, बट यहाँ पे अभी आपको एक एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो एक बार वो एक्सप्रेशन के तरफ जाने से पहले एक बार फिर से ये स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि द रेडिएंट पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी इजी एंड लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, नहीं तो ये अपनी बुक की तरह आप लिख सकते हो। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और the power radiator per unit area of a perfect black body is directly proportional to the 4th power of its absolute temperature. R is proportional to 4th power of its absolute temperature, that is R is proportional to T⁻⁴। और R की वैल्यू क्या आती है फिर, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। ये सब इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसके ऊपर आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है। देखो, तो ऐसा नहीं है बोर्ड में कि एक्सरसाइज में नहीं है तो नहीं आएगा, तो ये आ सकता है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी इन कूलर सराउंडिंग। क्या है, देखो एक्सप्रेशन, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कितना हीट लॉस होता है। जैसे हमने देखा है कि अब गर्म चाय है कप में, आपने कूलर कोल्ड सराउंडिंग में उसको रख दिया है तो चाय क्या होता है, ठंडी हो जाती है। तो जो लॉस ऑफ हीट है तो उसका एक्सप्रेशन ही है ये। क्या है एक्सप्रेशन, देखो अब तो उसको देखना है। तो पहले तो हमको कंसिडर करना है एक ब्लैक बॉडी, इट इज़ केप्ट इन द कूलर सराउंडिंग। कहाँ पे केप्ट करना है ब्लैक बॉडी को, इट इज़ केप्ट इन द कूलर सराउंडिंग, कोल्ड सराउंडिंग में इसको केप्ट करना है। अब ये ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया है, सपोज A इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड दिस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है सपोज T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है, इट इज़ T0। ठीक है, T0 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। T0 है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, अब Q अगर अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, एमिटेड इन यूनिट टाइम है, तो अभी हमने लॉ देखा था, वही लॉ हमको देखना है। क्या है, R इज़, अभी हमने देखा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, R इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। अब R की वैल्यू क्या है, हमने ये देखा है, R इज़ नोन एज रेडिएंट पावर। R को क्या बोलेंगे, रेडिएंट पावर। तो R की वैल्यू क्या है, रहती है R इज़ इक्वल टू Q/AT। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो ना कि Q/AT इट इज़ इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। ये जो T है वो देखो टाइम है, और ये जो T है टेम्परेचर है, इसको भूलिएगा मत। तो समझ में आया Q क्या है। अब इसमें Q क्या है, Q इज़ नोन एज अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। Q क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इन टाइम T, इमिटेड इन टाइम T है। ठीक है, Q क्या है, समझ में आया। तो Q/AT इज इक्वल टू क्या मिल गया फिर, सिग्मा T⁻⁴। कैसे आया ये समझ में आया, क्योंकि अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, R इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। R की वैल्यू रहती है Q/AT।
ठीक है। तो यही ये नेक्स्ट स्लाइड में लिख के दिया है मैंने, देखो, इफ़ Q इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इन टाइम t बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, देन फ्रॉम स्टीफेंस लॉ के अनुसार हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या रहती है, दैट इज़ ये है R। ऐसा मैं लिख लेती हूँ, यानी आपको इजी जाएगा। R इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। अब आपको ये इजी जाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं जो बाहर की सराउंडिंग से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो कैसी रहती है, और क्योंकि बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने देखा है, क्या बोला है सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा फिर, इट इज़ वो भी पावर उसकी 4 ही रहेगी, T0 रहेगा सिर्फ, पर पावर उसको 4 ही देंगे, इट इज़ सिग्मा T0 रेज टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ में आया सराउंडिंग का कितना है। तो अब नेट लॉस निकालना है। नेट लॉस कैसा निकालेंगे फिर, जो पावर जो हीट रेडिएट हुई है बाय द बॉडी माइनस जो हीट एब्सॉर्ब हुई है फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आपको मिलेगा नेट लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आया। जो यानी बॉडी रेडिएट कर रही है माइनस जो एब्सॉर्ब हुई है हीट, एब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, ऐसा ये आपको मिलेगा कि नेट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो बॉडी रेडिएट कर रही है, बॉडी रेडिएट कितनी कर रही है, इट इज़ सिग्मा, ये हमने निकाला है सिग्मा टी रेज टू द पावर 4, और एब्सॉर्ब कितनी कर रही है, इट इज़ ये है एब्सॉर्ब सिग्मा T0 रेज टू द पावर 4। ये क्या बनती है अपना, ये अपना क्या बनता है, नेट लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इसीलिए लिखा है देयरफॉर नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा T रेज टू द पावर 4 माइनस सिग्मा T0 रेज टू द पावर 4। अब सिग्मा को कॉमन निकाला है तो वी गेट सिग्मा इंटू ब्रैकेट T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4, ठीक है। समझ में आया। फिर क्या है, तो आपको ये इक्वेशन मिलता है, यही हमको पूछा है कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन फॉर द नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय अ बॉडी। तो नेट लॉस कितना होता है, नेट लॉस इज़ गिवन बाय द इक्वेशन सिग्मा T रेज टू द इंटू ब्रैकेट T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4, दिस इज़ द नेट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो कंडीशन इज़ दैट, ये कैसी है, दिस इज़ फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये नेट लॉस का इक्वेशन है, ठीक है। नेट लॉस ऑफ एनर्जी, नेट लॉस ऑफ एनर्जी का इक्वेशन है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। अगर ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर करते हैं तो वही नेट लॉस, में ये सब इरेज करती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर करते हैं तो यही जो नेट लॉस है वो कैसा करेंगे। फिर ऑर्डिनरी के लिए हमको ये कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन लेना पड़ेगा ना, वहाँ पे E सिग्मा T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। ये तो हमने देखा है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के टाइप। ये ऑर्डिनरी अगर बॉडी है तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या लेंगे फिर, इट इज़ सिर्फ E को लगाना है, बाकी वही इक्वेशन है आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन सेम ही है, बट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E टाइम्स लिखना है उसको, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेशन है, बहुत इजी है, समझ में आया होगा आपको। तो पहले तो हमने कंसिडर किया था, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि पहले तो हमने कंसिडर किया था एक ब्लैक बॉडी, वो कहाँ पे रखी है, सराउंडिंग में कैसा है, सराउंडिंग कूल है, ठीक है। तो वहाँ पे ए क्या है, सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया है ए, और टी इज़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और T0 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर लिया है T0, ठीक है। अब हमने देखा था आर रेडिएंट पावर कैसा है, इट इज़ Q अपॉन AT, ठीक है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम,
ठीक है। तो और अभी हमने स्टीफन्स लॉ को देखा था, R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू द पावर 4, सो Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो इक्वेशन मिल जाता है, Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू द पावर 4। अब एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग कैसा रहता है, वही रहती है, सिर्फ यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा, T0 रेस टू द पावर 4, सिग्मा T0 रेस टू द पावर 4। अब नेट लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। नेट लॉस कैसा रहेगा, जो रेडिएट हुई है एनर्जी बॉडी से माइनस जो एब्सॉर्ब की गई है सराउंडिंग से, यानी नेट लॉस हो जाएगा वो, ठीक है। तो सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस सिग्मा T0 रेस टू द पावर 4 इट इज़ इक्वल टू सिग्मा टी, कॉमन निकाला सिग्मा को, वी गेट ढीस। तो यही अपना रिक्वायर इक्वेशन था, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो सिग्मा इंटू टी रेस टू द पावर 4 माइनस T0 रेस टू द पावर 4, ये ओनली फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये किसके लिए है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। अगर बॉडी ऑर्डिनरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, E टाइम्स, वही इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन लेना है सिर्फ, E टाइम्स सिग्मा टी रेस टू द पावर 4 माइनस T0 रेस टू द पावर 4, इतना लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, आपको ये करना है, ओके, ठीक है। तो अगर ये हो गया अपना एक्सप्रेशन 2 मार्क्स के लिए, आप इसको आपके हैंड राइटिंग में लिखिएगा। अब यहाँ पे वही नोट है कि अगर इफ़ द बॉडी इज़ एट टेम्परेचर लोअर देन सराउंडिंग, अब क्या है टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, सराउंडिंग का हमने देखा था T0 है और बॉडी का T है, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, देन अपने जो फाइनल आंसर आया था वो है E सिग्मा, और बॉडी अगर ऑर्डिनरी है तो वो इक्वेशन कैसे बनता है, T0 रेस टू द पावर 4 माइनस T रेस टू द पावर 4 बनता है। पहले अपना इक्वेशन क्या था, अभी हमने इक्वेशन निकाला है कि कैसा निकाला है, E सिग्मा T रेस टू द पावर 4 माइनस T0 रेस टू द पावर 4, ये नेट लॉस हमने निकाला था, नेट लॉस ऑफ एनर्जी ये निकाला था। अब इफ़ ये टेम्परेचर T इज़ लेस देन T0 यानी किसका है, सराउंडिंग का है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ग्रेटर है दैन द जो बॉडी के टेम्परेचर से, तो वी गेट, अब ऐसा होगा इक्वेशन, T यहाँ पे T रेस टू द पावर 4 पहले था, यहाँ पे T0 रेस टू द पावर 4 माइनस T रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन हियर वी से दैट देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी, वी से दैट देयर इज़ नेट गेन इन थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेट गेन इन थर्मल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ इक्वल टू E सिग्मा T0 रेस टू द पावर 4 माइनस T रेस टू द पावर 4। फ़र्क दिखाई दे रहा है ना। नेट लॉस का क्या इक्वेशन है, ये है नेट लॉस का इक्वेशन है ये, कि नेट लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E सिग्मा T रेस टू द पावर 4 माइनस T0 रेस टू द पावर 4, और नेट गेन हो जाएगा अगर T गेन होता है ना, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और बॉडी का कम है, तो बॉडी को मिल जाता है टेम्परेचर, इसलिए गेन हो रही है थर्मल एनर्जी। सो इट इज़ इक्वल टू E सिग्मा T0 रेस टू द पावर 4 माइनस T रेस टू द पावर 4। तो यहाँ पे लॉस न बोलते हुए यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मिल रहा है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो हियर वी से दैट नेट गेन इन थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू E सिग्मा, अब पहले लिखना पड़ेगा T0 रेस टू द पावर 4 माइनस T रेस टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ओके, इसलिए ये लेसन में भी दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो समझ में आया, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसको याद रखिएगा, MCQ के लिए आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया है, वो एक इसी के ऊपर है, इसको पढ़ते हैं पहले। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट ये क्या है, टाइम है, T इज़ इक्वल टू 1 मिनट यानी हाउ मेनी सेकंड्स, इट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई का एक ए है सरफेस एरिया, इट इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट इसको, 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
सर एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है T इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 ऐड करने पड़ते हैं, ये आपको मालूम ही है, यानी इट इज़ इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू दी है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज़ 5.7 इंटू 10⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया सब, आपको ये मैंने डाटा लिख के दिखाया है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, यानी Q की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी रेडिएटेड निकालना है आपको। ठीक है, तो आपके पास में इक्वेशन है Q/AT इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, सिग्मा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, 5.7 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। दूसरे स्लाइड पे करती हूँ मैं, यहाँ पे Q की वैल्यू फिर से लिखती हूँ, Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, फिर सिग्मा की वैल्यू है 5.7 इंटू 10⁻⁸, एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 200 मीटर में कन्वर्ट किया था, 10⁻⁴, टी की वैल्यू 1 मिनट यानी 60 सेकंड, और T रेज़ टू द पावर 4 400 निकाला था केल्विन का, 400 रेज़ टू द पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के बाद में देखो क्या मिलता है, 5.7 इंटू 10⁻⁻8 -4, इट इज़ -12, और अगर इनको सॉल्व करते हैं 60 यानी 200 यानी इट इज़ 1.2 करके, अब मैं डायरेक्टली इसको लिख लेती हूँ। आप इसको कृपया देखिएगा, सॉल्व करने की आदत डालो, आप ये कैलकुलेशन करो, यानी आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है। बाकी भी सॉल्व एग्ज़ाम्पल आपके बुक में हैं, तो आपको उसको सॉल्व देख लेना है, बहुत इजी है, आप पढ़ के भी सॉल्व उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज अपना लेसन पूरा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट तो लिया ही है, कुछ छूट गया होगा तो इसलिए आप कृपया ये लेसन रीड करके देखिएगा। तो आज अपना ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज में लेने वाली हूँ, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। ओके, तो ये लेसन पूरा आप एक बार रीड करो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।